हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग मोशन के बारे में सभी जानकारी को जानेंगे कि गति क्या होता है। ठीक है, और फिर इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि त्वरण क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद से मात्रक कैसे निकालते हैं, मात्रक क्या होते हैं इनके, और गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमने इस चीज़ को पढ़ा दिया है, लेकिन हम आप लोग को यहाँ एक बार फिर से ब्रीफ करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सारा कुछ लेना पड़ा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसे लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ऐसे जल्दीबाजी करके मत देखिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए गति क्या होती है। गति की डिफिनीशन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, दोनों मीडियम के बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए पहला है गति क्या है। तो गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ठीक है, और मोशन का डिफिनीशन क्या होता है, देखो आप ही देखो गति क्या होता है। गति का मतलब मोशन, मोशन का मतलब कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ कोई वस्तु है जो अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रही है। ठीक है, तो मतलब जैसे अभी आप देखें गेंद ही है, तो गेंद ही अगर आपने गेंद फेंका तो गेंद क्या हुआ, एक स्थिति उसकी आपके हाथ में थी, दूसरी स्थिति थी लुढ़क रहा है। ठीक है, तो जब वो अपने आपके हाथ में था तो वो विरामावस्था में था, लेकिन जैसे ही आपने उसको फेंक दिया तो वो किस अवस्था में आ गया, गति की अवस्था में आ गया, यानी कि उसने अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लिया। ठीक है, तो यही होता है गति। ठीक, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं सेंटेंस में कि यदि कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, पहले कुछ और पोजीशन में थी, अब उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया, यानी उसके पोजीशन में चेंजिंग आ गई है। ठीक है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो यह स्थिति परिवर्तन ही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक है, और एक वर्ड और आता है विराम। ठीक, तो विराम को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट। तो रेस्ट कब होता है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे तो वह अवस्था जो होती है, वह स्टेज जो होती है, वह उसकी क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब देखो गति में कुछ एग्जाम्पल दिया है हमने, व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड और फ्लाइंग बर्ड्स, मूवमेंट ऑफ नीडल ऑफ ए वॉच। ठीक है, यानी कहने का मतलब वाहनों की गति रोड पर, उसके बाद से चिड़ियों का उड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद से घड़ी की सुई का हिलना या घड़ी की सुई का चलना, ये सारा किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो ये मोशन होता है। अब देखिए, अब इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इसको भी समझिएगा ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी थोड़े बहुत इंग्लिश जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिजिक्स का जो इंग्लिश है वो हम कह रहे हैं। ठीक, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and its surrounding, it is said to be, क्या कहलाता है, it is said to be in मोशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मोशन आपको क्लियर हो गया होगा, साथ में और क्या, विराम भी आपको क्लियर हो गया होगा, रेस्ट। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। ठीक, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाता है। ठीक, मोशन कहलाता है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो वह अवस्था उसकी क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा सबको। अब अगला जो हमारा क्या है वो चाल है। क्या है, चाल, स्पीड। इसके बारे में आप लोग बहुत बार पढ़ चुकी हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मैथमेटिक्स में भी आता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ हम एक डेफिनेशन देंगे। क्या देंगे, डिफिनीशन। ठीक है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, कोई वस्तु है जो गति कर रही है, तो एकांक समय में चली गई दूरी, कितने समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल और वेग में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। तो चाल में और वेग में क्या डिफरेंस होता है, चाल में ये एकांक समय तो होता है, लेकिन जो दूरी होती है वो निश्चित दिशा में नहीं होती है। ठीक है, ठीक, तो वो हो जाती है चाल। और अगर निश्चित दूरी भी तय कर रहा है, निश्चित दिशा में तय कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। ठीक, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल को कहते हैं क्या
चाल को तो स्पीड कहते हैं, इसको यस से नहीं बल्कि वी से ही डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा यस। यस मतलब यस तो ये आपका दूरी है, दूरी को डिनोट करने का एक साइन है, होता तो ये है आपका डिस्टेंस, लेकिन इसको यस से डी से भी डिनोट करते हैं और यस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, यस अपान क्या हो गया टी। तो v इज इक्वल टू हो गया यस अपान टी। ठीक, अब मान लो इसी का हमें मात्रक बताना है, तो मात्रक क्या होगा, देखो ये जो दूरी है, दूरी का मात्रक होता है क्या मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अगर हम मीटर लेंगे दूरी को तो समय को किस में लेंगे, सेकेंड में लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर दूरी को आप किलोमीटर में लेंगी तो आपका जो ये समय होगा वो घंटे में हो जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक, हमने क्या कहा था, एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक, तो जब निश्चित दिशा होगी और एकांक समय होगा तो वो आपका विस्थापन हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये निश्चित दिशा कह दिया है, तो जब निश्चित दिशा में दूरी तय की जाती है तो वो विस्थापन होती है, तो समय के साथ हो रहा है इसलिए ये वेग हो गया। तो वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। ठीक, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है और ये क्या होता है, समय आपका टाइम होता है, तो डी बाई टी हो गया। ठीक है, एस बाई टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो एस बाई टी लिखें या तो डी बाई टी लिखें। अब देखते हैं त्वरण क्या है, और इसका भी मात्रक वही होता है, जैसे उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है वैसे ही इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं त्वरण की। त्वरण होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जो वेग है, वेग तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि वस्तु द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, चाल कहते हैं। अगर निश्चित दिशा में हो रहा है तो वेग है, अगर निश्चित दिशा नहीं है तो वो चाल है। ठीक, तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वस्तु की त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, कभी वेग उसका ज़्यादा है कभी वेग उसका कम है, तो इनका ये जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, समय के साथ देखते हैं। ठीक, कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, जैसे आपने गेंद फेंका तो पहले जब आपके पास गेंद था तो उसका वेग कुछ और था, जब आपने फेंका तब उसका वेग बढ़ गया। ठीक है, पहले वो विराम अवस्था में था तो वेग क्या था, जीरो। ठीक, कोई मोशन नहीं हो रहा था तो वेग क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे ही आपने गेंद को फेंक दिया तो वो मोशन में आ गया तो उसका वेग कुछ और हो जाएगा। तो यही जो परिवर्तन आया है समय के साथ, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी समय में अंतर और वेग में अंतर। ठीक, अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो गया चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और जो चेंज इन टाइम है इसको डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। अगर डेल्टा वी का मान लिखे तो क्या होगा, तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो बाद जैसे हमने गेंद पहले लिया था हाथ में तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इनिशियल होगी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, और जब फेंक देंगे हम तो जब जहाँ वो पहुँचेगी वो उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या, गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण हैं, ये आपको बताया भी जा चुका है, कौन कौन से हैं ये हम यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए v बराबर होता है u प्लस ए टी। वी क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सीलरेशन है, t क्या है, टाइम है। ठीक, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है, आपका डिस्टेंस है, u क्या है, तो ये आपका प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, और a क्या है, त्वरण है, t क्या है, फिर समय है। ठीक, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सीलरेशन और ये है डिस्टेंस। ठीक है, अब मात्रक देखते हैं। मात्रक क्यों हम बता रहे हैं, मात्रक के द्वारा ही आपको क्वेश्चन के मान निकालने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए आप मात्रक को जरूर याद रखें। ठीक है, तो देखो चाल का मात्रक अभी हमने पीछे बताया मीटर प्रति सेकंड होता है, यही स्पीड भी होता है। तो वेग को कहते हैं वेलोसिटी, इसका भी मात्रक वही होता है जो चाल का होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, त्वरण की बात करें तो त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे आया, त्वरण की बात हमने यहाँ देखो का वेग परिवर्तन की दर, तो वेग तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ये भी
सेमी सेकेंड हो गया तो सेकेंड 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 स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और विस्थापन का क्या होता है मीटर होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, आपको दो तीन क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको अगली बार जो है फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला नहीं नोट पहले कुछ देख लीजिए क्या दिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु के विराम अवस्था से चलने पर u का मान शून्य होता है। हमने कहा ना कि वस्तु जब विरामावस्था में होगी तो उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। और यदि वस्तु एकाएक रुक जाती है तो जो फाइनल वेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और फिर देखो अगला क्या पॉइंट है, वस्तु की गति कम होने पर त्वरण क्या होता है, त्वरण का मान निगेटिव होता है। मान लो कि अगर आपका क्या है कि जो वो क्या कहते हैं, जो वेग है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब वेग चेंज होगा तो आपका क्या होगा, मान लो पहले वेग ज़्यादा था, बाद में जब वेग कम हो जाएगा तो त्वरण जो होगा, जब त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन। तो जब हम वेग परिवर्तन लेंगे तो जो हमारा त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। कोई वस्तु है 16 मीटर की दूरी कितने समय में, 4 सेकेंड में तय करती है, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो औसत चाल क्या होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब हम औसत चाल पूछा है तो हम औसत दूरी और औसत समय ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले कुल दूरी ले लेंगे, कुल समय ले लेंगे। तो कुल दूरी हमने जोड़ लिया, कुल दूरी यहाँ 16 और 16 कितना हो गया, 32 हो गया। और समय कितना हो जाएगा, 4 2 6। ठीक, तो यहाँ देखो सॉल्व कराए हैं हम। यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी 16 + 16 हो जाएगा 32। और कुल समय क्या हो जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6 सेकेंड हो जाएगा। अब हमें निकालना है औसत चाल। तो वस्तु बराबर क्या होता है, वस्तु की औसत चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी हो गया 32, समय हो गया 6, तो ये हो गया 32 बटे 6। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में चलने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो पहले मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा में है और चाल भी कहा है, तो ये चाल का मान है। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल को यू से ही डिनोट करते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकेंड में चाहिए। तो हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ये सब आप लोग को बहुत पहले से ही पता होगा, एर्थ में ही ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जब ये कट जाएगा, देखो 18 × 5 = 90, ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो इसको हमने यूँ ही क्यों माना, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि ये यू दिया हुआ है। अभी आगे क्या है, क्या रहा, जो पहले दिया उसको प्रारंभिक ही मानेंगे ना, जब तक वो सेंटेंस में कहेगा कि नहीं ये लास्ट वाला है। तो ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है, यानी त्वरण ए बराबर क्या हो गया, -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो फिर कह रहा है कि ब्रेक लगाया है ना, तो यानी कि वो जो रेलगाड़ी थी वो रुक गई। तो जब रुक गई तो एकाएक रुक गई, अभी हमने पीछे नोट में बताया ना कि कोई चीज़ अगर एकाएक रुक जा रही है तो वहाँ उसका वेग क्या होगा, फाइनल वेग 0 होगा। तो ये फाइनल वेग 0 हो गया। और पता क्या करना है, रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालना है, यानी कि यस निकालना है। ठीक है, तो जब यस निकालना है तो हम देखेंगे कौन सी गति का समीकरण हम यहाँ लगा सकते हैं। तो एक तो होता है यस बराबर ut + ½ at²। तो यहाँ t तो दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब t हमारे पास दिया ही नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, थर्ड वाला लगाएंगे, गति का तीसरा समीकरण। वो क्या होता है, v² = u² + 2as। तो ये हो गया v² = u² + 2as। अब ये 0 का स्क्वायर = अब ये देखो u² मतलब 25 का स्क्वायर + 2 × a का मतलब हो गया -0.5 और यस। ठीक,
ठीक। अब मान निकाल लेते हैं, ये 625 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये दशमलव का गुणा है, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। दशमलव का गुणा भाग उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.0s हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 1.0s मतलब 1s, तो यही हमारा क्या हुआ, s बराबर हो गया 625 मीटर, यानी विरामावस्था से पहले वो कितनी दूरी तय करेगी, 625 मीटर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, ओके।